Hello dear students, it's Kiran, your teacher. Today we will learn about Geography's Chapter 1, Part 2 and the topics are resource planning, conservation of resources, land utilization pattern and conservation as well as degradation of land. So dear, आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे वो टॉपिक्स थे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको बोला था मैं कवर कर लूँगी इसमें, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही कवर कर रही हूँ क्योंकि वैसे ही वीडियो का साइज़ हो सकता है बड़ा हो जाए, बहुत से सब टॉपिक्स थे, इसलिए मुझे ये वाले टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में ले जाना होगा। सो आप शुरू करो। यहाँ पर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 9 से मैं आपको यहाँ दे रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने आपको दे दिया है, ये आपको प्रीवियस वीडियो में मैं दे चुकी हूँ। ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन और बहुत सारे सब टॉपिक्स इसमें मैंने आपको कवर कर दिया है। तो आज जो मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू कर रही हूँ, जो कि पेज नंबर 4 से मैंने लिया है, वो टॉपिक वहाँ पर है, आप चेक कर सकते हो। एनसीईआरटी का ये बुक है। व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग एक्सप्लेन। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि किसी भी रिसोर्स को प्लान्ड वे में खर्च करना बहुत ही ज़रूरी है सो दैट कि वो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए ज़रूरी है किसी भी रिसोर्स को प्लान्ड वे में खर्च किया जाए। तो वो 3 स्टेप्स हैं, बट उससे पहले आप सोचो कि और थोड़ा समझ भी लो कि रिसोर्स प्लानिंग है क्या। रिसोर्स प्लानिंग इज अ स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग डिपेंड्स अपॉन दीज स्टेप्स। कौन से स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। पूरे देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, उनकी लिस्ट बनाई जानी चाहिए या बनाना है। और यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने कुछ फैक्ट दिए हैं क्यों बनाना है और कैसे बनाएंगे। लिस्ट बनाना बोल देना इतनी आसान तो नहीं है, और सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी भी चीज़ की लिस्ट को बनाने के लिए आप पहले उसका क्या करते हो, तो सर्वे करते हो। पहले देखते हो कि क्या है, कहाँ है, फिर उसकी मैपिंग करते हो, फिर उसकी क्वालिटी को जानते हो, फिर उसकी क्वांटिटी का पता करते हो, और फिर वो मेजरमेंट सारा जब मिल जाता है तो फिर आप प्रिपेयर करते हो एक लिस्ट, यानी आपने आइडेंटिफाई कर लिया और एक इन्वेंट्री बनाते हो उन रिसोर्स का कि भाई कौन से रिसोर्स कितना, कहाँ, किस रीजन में, किस क्वालिटी का अवेलेबल है। तो ये सारे प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं जब आप किसी भी रिसोर्स को प्रिपेयर कर रहे होते हो। ओके, योर सेकंड क्वेश्चन इज क्रिएट अ प्लान एज द स्ट्रक्चर विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। आप सिंपली आप क्या कीजिए कि एक प्लान प्रिपेयर कीजिए, एक स्ट्रक्चर तैयार कीजिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ, स्किल का इस्तेमाल कीजिए और कोई इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी कर लीजिए जो कि इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करे, उनका इन्वेंट्री प्रिपेयर करे, ताकि ये सारी चीज़ जब इम्प्लीमेंटेशन में आए तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो। यहाँ ब्रैकेट में मैंने डाला है सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। यानी पेपर वर्क बहुत आसान है, लेकिन अगर उसको एकदम काम में लाना है, प्रैक्टिकली यूज़ करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो। योर नेक्स्ट पॉइंट इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। जब भी आप किसी रिसोर्स को के 2 स्टेप प्रिपेयर कर लेते हो रिसोर्स प्लानिंग के, तो ये नेक्स्ट स्टेप है कि मैच कीजिए रिसोर्स के डेवलपमेंट प्लान को पूरे देश के डेवलपमेंट से। सपोज दैट आई वुड लाइक टू टेल एन एग्जाम्पल। जैसे आप माइका को ले सकते हो। माइका है क्या? कोडरमा में ये बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। पूरी दुनिया इस लोकेशन के बारे में जानती है। तो क्या करना चाहिए? और कोडरमा का ही जो ये माइका है और हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। हर चीज़ इन द सेंस कि आपके टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में इसका इस्तेमाल होता है। और आजकल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कहाँ यूज़ नहीं होते, हर जगह होते। तो ये बहुत यूज़फुल है। क्या किया जाना चाहिए? तो कोडरमा में पाए जाने वाले इस माइका का पहले तो लिस्ट तैयार किया गया है और उसकी इन्वेंट्री है कि भाई कितना, कहाँ, किस क्वालिटी का है, और फिर वो हमारे पूरे कंट्री में उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि टूथपेस्ट का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी अब सभी लोग किसी न किसी चीज़ का तो इस्तेमाल करते ही हैं। सपोज़ दैट आयरन, जो इलेक्ट्रिक आयरन आप इस्तेमाल करते हो, सपोज़ दैट हीटर, इलेक्ट्रिक बहुत ऐसे जो इंडक्शन हीटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। बहुत सारे हम चीज़ ऐसे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। सो
अब मैं नेक्स्ट प्लान की तरफ आगे बढ़ूं, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक एज वेल एज नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पर आप देख लो, ये ऑलमोस्ट एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप किसी भी इसमें देख लो वो आएगा, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कंजर्वेशन बहुत सी चीज़ों का होता है, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंजर्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन होते हैं आपके एसएसटी में। तो यहाँ जो मैं बता रही हूँ, और बहुत सारी अगर आप ट्रिक का इस्तेमाल करोगे ना, तो ऑलमोस्ट उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ मैं बता रही हूँ, व्हाट डू यू नो अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन। ये भी पेज नंबर 4 पे ही आपको मिल जाने वाला है। तो सिंपली पहले समझ लें कि रिसोर्स कंजर्वेशन है क्या। रिसोर्स कंजर्वेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ resources to maximize benefits to meet the needs of current and future generation। सबसे पहली बात तो यही है कि रिसोर्स को जो है कंजर्व क्यों करना है। इससे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने बात की कि रिसोर्स प्लान क्यों करेंगे, तो इसीलिए तो कि वो आज की भी नीड पूरी कर दे और आने वाले टाइम की भी नीड पूरी कर दे। ये वर्ड मैंने यूज़ नहीं करके मैंने आपको क्या बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही है ना कि करंट जनरेशन्स के डिमांड्स को फुलफिल करते हुए हम फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा लें, तभी तो आ गया ना ये रिसोर्स प्लानिंग में ही। तो रिसोर्स को कंजर्व करना, बचाना, सेव करना, तो ये हो गया रिसोर्स कंजर्वेशन। अब आप देखो कि रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए वो कौन से नेसेसरी स्टेप्स हैं। दीज स्टेप्स आर नेसेसरी टू कंजर्व रिसोर्सेस। सिंपली आप अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, या हमें ये फॉलो करने चाहिए, क्योंकि हम सबका ये रिसोर्स है। पहली चीज़ तो यही है, यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। आप सिंपली अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ पावर का इस्तेमाल करो, जैसे कि आप सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो। सोलर तो बहुत ज़्यादा आज आप यूज़ कर रहे हो, और विंड थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी। नेक्स्ट है, प्लांट ट्रीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब मैं यहाँ दो क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड, कंजर्वेशन से रिलेटेड दिया है। एक मैंने दिया है लैंड कंजर्वेशन के लिए, और ये जो मैं बता रही हूँ रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए। तो आप ऐसे तो समझो क्या लैंड रिसोर्स नहीं है, है, लेकिन चूंकि ये टॉपिक भी है, बुक में भी है, इसलिए मैं दे रही हूँ। पर मैं आपको एक ट्रिक भी बता रही हूँ कि आप बहुत आसानी से दोनों को मिक्स मैच कर सकते हो। बट हाँ, थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखना, आपको मैं दिखा देती हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो प्लांट ट्रीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन था, इसलिए मैंने आपको लैंड के बारे में बात कर लिया, क्योंकि लैंड में सॉइल तो होता ही है, और सॉइल भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। तो आप इसी को आप बात करते हो, अफॉरेस्टेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रैक्टिसिंग ऑफ जुडिशियस वेज टू कंजर्व वाटर इन आवर होम। हमें कानूनी तरीके से जो है सोच कर, विचार कर अपने वाटर को कंजर्व करना चाहिए घरों में। ये इसलिए कहा जा रहा है कि जुडिशियस अप्रोच का मतलब ऐसे कानून बना दिए जाने चाहिए। जैसे अगर आप अपने मेट्रोज़ की बात करते हो ना, तो वहाँ रूल ही है कि अगर आप कोई घर बना रहे हो, तो वहाँ आपने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इंतज़ाम रखा है या नहीं। यानी वो घर का जो आप जो मैप पास करवाने जाते हो म्यूनिसिपैलिटीज़ में, तो वो सबसे पहले यही चेक करते हैं कि आपने अपने जो भी स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने की प्लानिंग की है, उसमें आपने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोई भी स्पेस या कोई भी प्लान रखा है या नहीं, तभी वो आगे बढ़ता है। तो सिंपली यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि भाई जुडिशियस अप्रोच अपनाएंगे तो हर कोई मजबूरन भी अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग कर रहा होगा। अब मैं नेक्स्ट आपको बता दूं, यूज़ पाइपलाइंस टू ट्रांसपोर्ट ऑयल। यूज़ पाइपलाइंस को मैंने इस ऐड करने का जो मेरा मेन मोटिव ये था कि वैसे पाइपलाइन को आप बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे पढ़ने वाले हो अपने लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमीज चैप्टर, जो कि ज्योग्राफी का ही है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए बताया कि बहुत ही आजकल इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे बहुत से मेट्रोज़ में, या फिर जो मेट्रो नहीं हैं, बहुत डेवलप सिटीज़ हैं, वहाँ पर गैस पाइपलाइन तो पहुँच चुका है। लोग घरों में सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सो गैस पाइपलाइन के अलावा अगर ऑयल पाइपलाइन हो जाए, तो ऑयल जो है कम लॉस होगा, और वो आपके पास बिना लॉस के पहुंचेगा, तो वो प्रिजर्व होगा, वो बचेगा, उस रिसोर्स को आप बचाएंगे, क्योंकि वो एक फॉसिल है। सिंपली आप उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, आई मीन उस लेबर कॉस्ट को भी ख़त्म कर देते हो, क्योंकि लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती पाइपलाइन के द्वारा। हाँ, ये ज़रूर है कि पाइपलाइन लगाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है।
तो वो वन टाइम कॉस्ट कंसीडर किया जाता है, जिसको आप बाद में देखोगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, आप अपने रिसोर्स को बचाने के लिए कर सकते हो या किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रोइंग ऑफ वेजिटेशंस इन कैचमेंट एरियाज, यानी ऐसा एरिया जो खुला एरिया है वहाँ पर आप वेजिटेशन कीजिए, वहाँ पर प्लांट लगाइए। ज़रूरी नहीं कि आप एग्रीकल्चर कीजिए, वहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट को सूट करने वाले प्लांट्स को आप रहने दीजिए, सो दैट कि वो सॉइल को कंजर्व कर रहा होगा। और नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज बिफोर दे आर रिलीज इन द वाटर बॉडीज। आप कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट को, जिसको आप कई जगह एफ्लुएंट भी पढ़ रहे होगे, दैट इज लिक्विड वेस्ट, या मैंने सिर्फ वेस्ट ही इस्तेमाल किया है, तो ऐसे किसी वेस्ट को आप किसी भी सीवेज में डालने से पहले उसे ट्रीट कर लीजिए, जिससे कि वो जहाँ भी आप उसको डाल रहे हो उससे वहाँ रहने वाले किसी भी प्लांट या एनिमल को नुकसान ना करे। नेक्स्ट है रेन हार्वेस्टिंग, बहुत ज़रूरी स्टेप है। ये पहले ही बता चुकी हूँ इस स्टेप में कि अगर आप अपने घर में रेन हार्वेस्टिंग रखते हो तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़े रिसोर्स को आप बचा रहे हो। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँ आपके लिए। और ये क्वेश्चन जो है वो देखने में आपको बड़ा लग सकता है, बट डियर इसको आप अलग अलग देखोगे, मैं बताती जाऊँगी क्या करना है। सिंपली आप यहाँ देख रहे हो पेज नंबर 5 आप ओपन कर सकते हो। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लैंड यूज इन इंडिया, किस तरह की ज़मीन का इस्तेमाल इंडिया में होता है, या फिर इंडिया में इस्तेमाल होने वाले लैंड को किन भागों में बांटा गया है, क्या कहा गया है, क्या उनके नाम दिए गए हैं। सो डियर लेट्स स्टार्ट। द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ लैंड्स यूज इन द कंट्री आर forest area, land not available for cultivation, cultivable wasteland, fallow land. नेक्स्ट है net shown area। डियर मैं बता दूं ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड लाइक टू से, ठीक है, लेकिन बाकी भी ज़रूरी है, वरना मैं देती क्यों। सो सिर्फ नोटिस करने के लिए कह रही हूँ कि उन क्वेश्चंस को आप ज़्यादा नोटिस कर लो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा बता दूँ फॉरेस्ट एरिया के बारे में कि ये है क्या। तो फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपकी बुक में नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड यहाँ ज़रूर कर दिया। फॉरेस्ट एरिया है क्या, तो कितना होना चाहिए वो डेटा यहाँ मैंने दिया है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, द रिपोर्टिंग एरिया फॉर द फॉरेस्ट मस्ट बी 33.3% ऑन द टोटल लैंड एरिया। ये याद रख लेना 1 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताना शुरू करूं, और यहीं पर आप देख लो मैं बार बार इसको यहाँ विजिट नहीं दे रही हूँ आपको, तो ये इसे ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, ओके। अब जो है नेक्स्ट है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी वो ज़मीन जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, उसे 2 भाग में बांटा गया है, दैट इज बैरन एंड वेस्टलैंड। नेक्स्ट वन इज नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस ऑफ लैंड सच एज रोड, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, यानी जो ज़मीन कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, कल्टीवेशन उसमें नहीं हो सकता है, वैसी ज़मीन को भी 2 भाग में बांटा गया है। एक तो बैरन या वेस्टलैंड है, और दूसरी नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस ऑफ लैंड, जिसमें रोड, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज बनाए जाते हैं। सो डियर ऊपर वाला भी वही लैंड है। अब दोनों में अंतर क्या है, एक बार मैं ऐसे ही क्लियर करूं, होपफुली आप समझ गए होगे, फिर भी मैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूँ यहाँ क्लियर कि ये जो ज़मीन है जो अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, उन्हें ये 2 भाग में बांटा गया है। तो एक्चुअली यही ज़मीन ये भी है, दोनों एक ही ज़मीन है, बैरन और वेस्टलैंड ही है, तभी तो वो कल्टीवेशन के लिए यूज़फुल नहीं है। लेकिन बैरन और वेस्टलैंड का कुछ हिस्सा जो आज हम रोड, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज के रूप में देखते हैं, वो उसे नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस ऑफ लैंड के तहत डाल दिया गया है। वो भी वही, क्योंकि लैंड यूज पैटर्न में ये सिंपली रूल ही है कि आप ऐसे किसी लैंड का इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए नहीं करेंगे जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल हो। दैट मीन कोई फर्टाइल लैंड का इस्तेमाल हम किसी भी कीमत में फैक्ट्रीज, रोड्स या ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करें। क्यों? क्यों का एक ही जवाब है, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। नेक्स्ट जो है वो आप देख लो, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड। ये ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग यानी इसमें फेलो लैंड को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि फेलो लैंड के लिए यहाँ पर अलग से आपको मैंने दिया है, बताया गया है। और ये सारे के सारे डेटा जो है एक ही पेज पे आपको मिल रहे हैं, इसलिए आप इधर उधर न जाना, जो मैंने पहले आपको मेंशन कर दिया है। अब आप देख लो यहाँ पर कि ये क्या है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिससे कि फेलो लैंड को अलग रखा गया है। इसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, परमानेंट पास्चर एंड अदर ग्रेजिंग एरियाज, यानी ये वो ज़मीन है
जिस पे कल्टीवेशन तो नहीं होता बल्कि इस पे परमानेंट पास्चर बना दिया गया है, जानवरों के चराने वाला प्लेस, पास्चर लैंड, सॉरी। और नेक्स्ट है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, यानी ये वो ज़मीन है जिसके अंदर हर साल या हर 4 महीने पे कोई फसल लगाया या हार्वेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी किसी न किसी किस्म के वहाँ पर ट्री लगे हुए हैं, जैसे मैंगोज़ के ट्री हो सकते हैं या फिर कोई भी ऐसे फ्रूट्स के या फिर कोई ऐसे ट्रीज़, बहुत ऐसे फर्नीचर के लिए ट्रीज़ लगाए जाते हैं, तो वो भी सारी जो ज़मीन है जहाँ पर ऐसे ट्रीज़ लगे हुए हैं, ऐसे ग्रूव्स लगे हैं, तो वो सारे कल्टीवेबल वेस्टलैंड के तहत आता है, क्योंकि वो उस पे कल्टीवेट हर साल आप नहीं कर रहे होते हो, ठीक है। उस पे एक प्लांट लगा हुआ है, एक ट्री लगा हुआ है, वही कंटिन्यूअस जा रहा है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ले चलूँ, दैट इज सी। और ये है क्या, द कल्टीवेबल वेस्टलैंड। और इसको आप ज़रूर याद रखोगे क्योंकि ये डेटा याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यानी इस ज़मीन के तहत अनकल्टिवेटेड लैंड का जो ये वाला ऑप्शन है, द कल्टिवेटेड वेस्ट लैंड, ये किसको कहते हैं, तो वो ज़मीन जो पिछले 5 एग्रीकल्चर ईयर में एक बार भी कल्टीवेट नहीं हुआ। एग्रीकल्चर ईयर हर बार मैं आपको डाल रही होंगी तो आपको मैं बता दूं, जैसे एक एग्रीकल्चर ईयर में ऑलमोस्ट 3 या 4 फसल भी उगाए जाते हैं। 4 मैं इसलिए बोल रही हूँ, पंजाब और हरियाणा की बात कर रही हूँ। लेकिन बाकी पार्ट में इतने ज़्यादा फसल नहीं उगाए जा सकते। इनफैक्ट अगर झारखंड की बात करूं तो यहाँ आप साल में एक ही फसल उगाते हो। इसलिए नहीं कि ज़मीन आपकी बहुत बंजर या ख़राब है, इसलिए कि यहाँ पर मानसून पे डिपेंडेंसी है आपकी, और एग्रीकल्चर के लिए जो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ है वो इतना ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊं, फेलोलैंड मैं पहले बता चुकी हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है, लास्ट का 2 वाला नेट शोन एरिया और फेलोलैंड, तो आप एक बार ध्यान से ज़रूर देखना। फेलोलैंड है क्या, करंट फेलोलैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। यानी फेलोलैंड का जो करंट फेलोलैंड, यानी जो अभी अभी फेलोलैंड हुआ है, यानी यूज़ में नहीं आया है, तो वो कौन सा ज़मीन है, उस ज़मीन फेलोलैंड, करंट फेलोलैंड के अंदर कौन सी ज़मीन को रखेंगे, तो वो ज़मीन जिस पे कम से कम 1 साल से फसल नहीं हुआ हो, या 1 साल से थोड़े कम में फसल नहीं हुआ। दैट मीन कम से कम हम मान के चलें कि पिछले 6 महीने से उस पर फसल नहीं हुई है। तो वैसे तो मानो झारखंड की सारी ज़मीन इसके तहत आ जाए। सारी ज़मीन क्यों आ जाए, क्योंकि ये मैंने सुना है और आपसे बात की है जब, कि जो भी झारखंड के जो विलेज एरिया में स्टे करते हैं, तो उनके हिसाब से तो ये है कि भाई वो पूरे साल में सिर्फ एक बार ही फसल लगाते हैं, और अगर एक ही बार लगाते हैं तो ज़मीन इसके तहत आता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, भले आप बड़े एरिया में फसल नहीं लगाते हो, लेकिन इसलिए नहीं लगाते कि ज़मीन आपकी ख़राब है, इसलिए नहीं लगाते हो, बल्कि क्योंकि आपको वहाँ इरिगेशन की सुविधा नहीं है। हाँ, उसके कुछ पार्ट में आप कुछ वेजिटेबल्स और कुछ इस तरह की चीज़ तो उगाते हो। तो ये याद रखना कि करंट फरो लैंड में उस ज़मीन को रखा गया है जिस पे 1 साल से कम समय से कोई एग्रीकल्चर नहीं हुआ हो, या फिर पिछले 1 साल से कोई एग्रीकल्चर हुआ ही नहीं है। तो इस तरह से वो करंट फैलो लैंड है, दैट मीन अभी अभी वो ज़मीन खराब हुई है। अदर देन करंट फैलो लैंड भी है कुछ, यानी करंट फैलो लैंड से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम से जो छोड़ा हुआ ज़मीन है, तो वो देखो कौन सा, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में दे चुकी हूँ, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर, यानी कम से कम 1 साल से इसके बीच में 5 साल का डिफरेंस हो, यानी 5 साल तक हो सकता है वो ज़मीन कल्टीवेट ना की गई हो, तो उसे हम कहते हैं अदर देन करंट फैलो लैंड। अब नेक्स्ट है नेट शोन एरिया है क्या, बहुत ज़रूरी है। जितना भी इसमें मैंने अभी पॉइंट आपको पढ़ाया ना, वो ज़्यादातर मैंने 1 मार्क्स में ही देखा है, लेकिन हाँ, इससे पहले जो ये वाली क्वेश्चंस की तरफ मैंने आपको इशारा किया, ये आप देखते हो कि कहीं कहीं आपको 3 मार्क्स में भी ये है। ओके, तो अभी मैं फिर आपको यहाँ नेट शोन बता दूं एक बार। नेट शोन है क्या, इट इंक्लूड्स दोज एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, यानी इसके तहत उन सारी ज़मीन को रखा जाता है, यानी अभी जितने भी ऊपर आपने लैंड के वेरिएशंस पढ़े, उनमें से उन सारी ज़मीन को नेट शोन में हम शामिल कर देते हैं, जिस पे कम से कम एक एग्रीकल्चर ईयर में जो है कम से कम एक बार तो फसल, वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, कम से कम एक बार तो उस पर फसल उगाई गई हो, लगा हो।
तो इस तरीके से ये नेट शोन एरिया है और इसी का दूसरा नाम है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। डेफिनेटली याद कर लेना डियर फॉर 1 मार्क्स। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक्चुअली आपके ऊपर वाले क्वेश्चन से मैच होता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। जितने भी कंजर्वेशंस हैं उसको अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटली आप देखोगे ना तो बहुत आसानी से आप एक ही क्वेश्चन के आंसर से सभी को आंसर करने में कामयाब हो जाओगे। तो आप देख लो एक बार ध्यान से। ये क्वेश्चन जो है पेज नंबर 6 एंड 7 के टॉपिक से मैंने लिया है, तो आप एक बार चेक करो। व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन? तो सिंपली पहले तो जान लें कि लैंड डिग्रेडेशन है क्या। तो यहाँ तक मैं बता रही हूँ लैंड डिग्रेडेशन क्या है। द ह्यूमन एक्टिविटीज इन विच लैंड लूज देयर फर्टिलिटी एंड आफ्टर दैट नथिंग विल बी ग्रो ऑन दैट लैंड, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन का वो एग्जाम्पल है। दैट मीन ऐसी ज़मीन जो इंसान के किसी भी वजह से, किसी भी आदत की वजह से, किसी भी एक्टिविटी की वजह से वो ख़राब हो गई हो और उसका इस्तेमाल अभी आप नहीं कर पा रहे हो या फिर उसकी वो डिग्रेड हो गई हो। दैट मीन कल्टीवेशन में उसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो या फिर बहुत सी वजह हो सकती हैं, तो फिर उसे हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। और अब इसे कंजर्व कैसे किया जाए, क्योंकि लैंड भी एक रिसोर्स है। अब ध्यान से देखना, बहुत सारे पॉइंट आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। ऊपर मैंने आपको डाला है सिर्फ आपके वेरिएशन के हिसाब से। अगर आप ऊपर के पॉइंट से मिलाओगे तो आपको पता चलने वाला है। वहाँ मैंने प्लांट ट्रीज बताया है आपको, और यहाँ मैंने दिया है अफॉरेस्टेशन विल बी हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, ऑफन ऑफ लैंड, ये मैंने डबल बार यहाँ एंट्री कर दी है, सो एक ही बार आप रखो। ठीक है, ऑफ लैंड, ये एक साथ ऐड है लैंड डिग्रेडेशंस के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखो, स्ट्राइप फार्मिंग, यानी आप ज़मीन को बचाना चाहते हो तो ज़मीन में स्ट्राइप बनाकर फार्मिंग कीजिए। इट इज़ अ प्रैक्टिस in which cultivated crops are shown in alternative stripes to prevent water movement। और यहाँ पर ये A है जो एंड हो गया है। ठीक है, एंड हो क्या गया है, मेरी टाइपिंग मिस्टेक है और कभी कभी वो ऑटो करेक्ट हो जाता है। तो ये आप एक बार देखना, एक बार फिर से मैं इसको क्लियर थोड़ा कर दूं, और यहाँ पर डबल आ गया है। ओके, तो इस तरह से स्ट्राइप फार्मिंग जो है वो एक प्रक्रिया है जिसमें आप जो क्रॉप्स कल्टीवेट करते हो वो ऑल्टरनेट स्ट्राइप बनाकर करते हो, सो दैट आप वाटर के मूवमेंट को रोक सको। ये कुछ खास नहीं है, कुछ इस तरह की अगर मैं यहाँ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको दूँ तो कुछ इस तरह से मैं बना रही हूँ। तो अगर आप स्ट्राइप क्रॉपिंग करते हो, यहाँ पर कुछ उभरा हुआ पोर्शन और ये थोड़ा बीच का जो है थोड़ा सा नीचे वाला लो पोर्शन बनाकर इस उभार में अगर आप प्लांट लगाते हो तो ये वाला एरिया वाटर को बचा कर रखता है, और उसकी जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की, टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो फर्टाइल सॉइल होता है उसे वो बहाकर कहीं और नहीं ले जाती, इरोड करके कहीं और नहीं ले जाती। ओके, एंड योर नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉप रोटेशन। आप अपने जो प्लांट लगाते हो अपने फार्म में तो उसे रोटेट करके लगाओ, या फिर रोटेट कर कर लगाने से फ़ायदा ये होगा कि जो है सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहेगी और सॉइल डिग्रेड नहीं होगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम विल प्रिवेंट सॉइल इरोजन। डैम को कंस्ट्रक्ट कर लीजिए जिससे कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना नहीं होगी, एक्सेस रेन वाटर आपके फार्म में नहीं जाता, जिससे कि टॉप लेयर ऑफ सॉइल को वो बहाएगा नहीं, इससे भी आप बच जाएंगे, या फिर आपका सॉइल जो है डिग्रेड होने से बच जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग। वहाँ भी मैंने ये पॉइंट दिया है, आप ज़मीन को अगर बचाना चाहते हो तो ओवर ग्रेजिंग मत करवाओ बहुत ज़्यादा। ग्रेजिंग तो करवानी ज़रूरी है क्योंकि लाइव स्टॉक जो है वो ग्रेजिंग के बिना तो सर्वाइव ही नहीं करेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़, यानी ज़मीन पे होने वाली जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जाना ज़रूरी है ताकि आपकी ज़मीन डिग्रेड ना हो, ख़राब ना हो। और नेक्स्ट है काउंटर फार्मिंग या काउंटर प्लगिंग, आपने 8 में पढ़ा है। तो इतना ही आज के लिए। होपफुली आपने ध्यान से सुना है और पढ़ रहे हो। उम्मीद यही करती हूँ कि आप पढ़ रहे हो, और पढ़ रहे हो तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से आप अपने बोर्ड को क्रैक कर लोगे क्योंकि कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि क्वेश्चंस जितने दे रही हूँ ये एज इट इज़ आएंगे, ये प्रॉमिस मैं नहीं करती। हाँ, इनमें से ही आंसर होंगे क्योंकि मैंने कुछ भी टॉपिक को ऐसे जाने नहीं दिया है, ऑलमोस्ट मैं सारे टॉपिक्स कवर ही कर रही हूँ। सो डियर, चलो कोई ऐसी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई ऐसे टॉपिक पे बात करनी हो तो भी कमेंट कर सकते हो। और
चलो आज के लिए इतना ही। बाय डियर, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।